नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने देहरादून में राजभवन कूच किया। परेड ग्राउंड में सभा कर नेताओं ने सरकार पर हमला किया। साथ ही अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। बीजेपी द्वारा भीड़ को भेड़ बताने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए सबूत पेश करने की चुनौती दी। कोई मुद्दा नहीं था और न ही भीड़ थी। मैं समझता हूँ कि वो मतलब सावन के बोलते हैं ना, सावन के अंधे, तो उसी तरह की स्थिति है। अगर मुद्दा नहीं था तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आजकल बड़े मुखर हुए हैं, वो क्या मुद्दा विहीन है? मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ। महेंद्र भट्ट इस पर जवाब दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मुखर होना और जो बातें वो कह रहे हैं, क्या वो बातें मुद्दा विहीन हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के अलावा मैं महेंद्र भट्ट जी को ये पूछना चाहता हूँ कि अंकिता भंडारी के माता पिता के प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर किसी तीसरे व्यक्ति के प्रार्थना पत्र को आधार मानकर उस पर जांच कराना और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जांच कराना, क्या वो इसको मुद्दा नहीं मानते हैं? हर दिन हो रही हत्याओं को क्या वो मुद्दा नहीं मानते हैं? आत्महत्या में ये व्यक्ति आत्महत्या करते हुए ये कह रहा है कि भाई मेरे शरीर के अंगों को बेचकर पुलिस को दे देना, नाम लेकर बोल रहा है, क्या ये मुद्दे नहीं है? तो सवाल ये है कि बीजेपी जो है आँख खोले, बीजेपी के नेता आँख खोले, जनता की तकलीफ को देखें, समझें। और विपक्ष तो अपना काम कर रहा है, भाड़े के थे नहीं थे उसको बताएं वो लोग। कोई कह रहा है, एक मंत्री कह रहे सहारनपुर से आए थे। सहारनपुर से कौन आया भाई, वो बताएं कौन सहारनपुर से आया? कांग्रेस के पास वो धन शक्ति नहीं है जो बीजेपी के पास है कि सहारनपुर और यूपी से हम आदमियों का इंतजाम करें। उनको अपनी आदतें हैं जिनके चलते वो हम पर भी इस तरह के आरोप लगाते हैं। वो ये पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से हुए? वो बबूल का पेड़ है, उसमें अगर हम उम्मीद करेंगे कि इसमें आम आएंगे तो उसमें आम नहीं आएंगे। बीजेपी बबूल का पेड़ है, उसमें बबूल ही आएगा और कुछ नहीं। फजूल की बातें, पिछले चुनाव से लेकर चलिए रुक करेंगे इस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दें। अहम जानकारी, बड़ी खबर, उत्तराखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम से जुड़ी ये बड़ी खबर। केदारनाथ, बद्रीनाथ में बर्फबारी की संभावना। मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां 3 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। 3300 मीटर इलाके में बर्फ गिरेगी। मौसम विभाग की ओर से यह उत्तराखंड के लिए मौसम का अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में बर्फबारी की संभावना है। मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, जहां एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। 3300 मीटर के ऊंचे इलाकों में बर्फ गिरेगी। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है, साथ ही सावधानी बरतने की भी अपील की है। मौसम से जुड़ी अहम जानकारी, उत्तराखंड में मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। केदारनाथ, बद्रीनाथ में भारी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने बताया कि प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर मार्च में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्र से किसी वरिष्ठ नेता को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाना है। आयोजन में प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं और आमजन शामिल होंगे। तारीख 22 या 23 मार्च हो सकती है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दूसरी सरकार जो है, लगातार मैं कहूंगी कि 4 साल पूरे होने जा रहे हैं मार्च में, और मार्च में एक बड़ा कार्यक्रम करने की एक हमने कार्यक्रम बनाया है। उसके लिए केंद्र से भी कोई एक बड़े व्यक्ति यहाँ पे जरूर आएंगे उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर, और सरकार का काम कैसे प्रदेश भर में हुआ है उसका एक मैसेज सभी लोगों तक पहुंचे, उसके लिए एक आयोजन होने जा रहा है और उसका प्रारूप जल्द ही तय होगा, तो आप सब लोगों तक पहुंच भी जाएगा, आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन पूरे प्रदेश भर से उसमें लोग सम्मिलित होने वाले हैं और एक बड़ा कार्यक्रम हम 22 या 23 को करने वाले हैं। मसूरी की मॉल रोड को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए नगर पालिका ने कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल अधिशासी अधिकारी गौरव भसीन के निर्देश पर कसमंडा मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाया गया, जहां सामान जब्त हुआ और वाहन भी हटाए गए। वहीं अभी भी पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के निर्देश पर अभियान लगातार जारी है।
इस संबंध में पूर्व में कई समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वहां पे अपना सामान रखा गया है, जिसकी वजह से सड़क जो है संकीर्ण हो गई है और लोगों को आवागमन में और जो वहां से वाहन जाते हैं उनके मूवमेंट में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही है। पूर्व में लोगों को अनुरोध किया गया था कि अपना सामान खुद हटा लें, लेकिन जब निरंतर निर्देश देने के बाद भी अधिकतर लोगों द्वारा अपना सामान नहीं हटाया गया, तो आज नगर पालिका द्वारा स्थानीय पार्षद के सहयोग से वहाँ पे अभियान चला करके उस पूरे जगह को जो है साफ कर दिया गया है और जो भी पूरा सामग्री वहाँ से जब्त की गई है वो नगर पालिका में जमा करा दी गई। जी बिल्कुल, इनमें कुछ ऐसे भी पटरी व्यापारी शामिल थे जिनका सामान कसमांडा वाले मार्ग पर रखा गया था और उनको नगर पालिका द्वारा पूर्व में ही स्थान आवंटित कर दिया गया है, तो उनका जो सामान है वो वर्तमान में नगर पालिका लाया गया है और जब भी वो चाहेंगे उस सामान को जो चिन्हित वेंडिंग जोन है वहाँ पे हस्तांतरित कर दिया जाए। संबंध में पूर्व में कई बार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो बहुत लंबे समय से कंडेम पड़ी है। पुलिस प्रशासन ने भी इसमें पूर्व में कार्रवाई करी थी, लेकिन जगह का स्थान का अभाव होने के कारण वो गाड़ियाँ वर्तमान तक नहीं हट पाई थी। लेकिन आज नगर पालिका द्वारा हमारा जो टाउन हॉल के नीचे जगह स्थित है वहाँ पर साफ सफाई करा के पूरी जगह को खाली कराया गया और जो भी गाड़ियाँ वहाँ से डंप करी गई हैं वो सब नगर पालिका टाउन हॉल के अपने स्टोर में जमा की। मसूरी में आगामी फायर सीजन से पहले वन प्रभाग ने जंगल में आग की काल्पनिक सूचना पर मॉक ड्रिल कर तैयारियों का परीक्षण लिया। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग, प्रशासन, आईटीबीपी, फायर सर्विस और अन्य टीमें मौके पर पहुंची। इसी मौके पर डीएफओ अमित कुमार ने बताया कि अभ्यास के जरिए समन्वय, रिस्पांस टाइम, उपकरण की जांच और वन्य जीव सुरक्षा परखा गया। ये आज हमारे फॉरेस्ट फायर क्योंकि एक डिज़ास्टर के रूप में चिन्हित हैं, तो इसके प्रिपरेटनेस और रिस्पांस जो है उसको चेक करने के लिए आज जो है मसूरी में ये मॉक फायर ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 11:20 पे हमको जो है एक प्राइवेट एस्टेट है उसमें जो है आग की सूचना मिली, जिसके बाद समस्त विभाग जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, पुलिस, मेडिकल, बाकी फॉरेस्ट तो है ही और भी नगर पालिका और सभी विभाग जो हैं यहाँ पे मौके पे हैं और जो है क्विक रिस्पांस के तौर पे जो है जो हमारी टीम्स हैं, जो हमारे फील्ड टीम्स हैं, उनके द्वारा जो है तुरंत साइट की तरफ जो है जाया जा रहा है और जो है पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आग को जो है तुरंत जो है वो काबू कर लिया जाएगा। और इसमें जो हमारे लिमिटेशंस हैं या हमारे रिस्पांस टाइम है उसका भी जो है रिकॉर्ड किया जा रहा है कि जो है क्या इसमें कमियां रहीं और क्या जो है रिस्पांस टाइम रहा, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग जो है आज काम कर रहे हैं। जी, क्योंकि मॉक ड्रिल जो है रियल फायर फाइटिंग जब भी एक्सरसाइज होती है तो मॉक ड्रिल एक उसकी प्रिपरेडनेस जो है इसमें दर्शाती है, क्योंकि हमारे जो फायर टूल्स हैं वो भी क्योंकि फायर सीजन में ही यूज़ होते हैं और बाकी विभाग भी जो हैं उनके पास आवश्यक उपकरण हैं या जो है अगर उनमें कोई सुधार की ज़रूरत है तो उसका भी पता जो है मॉक ड्रिल के टाइम पे लगता है। और साथ ही रिस्पांस टाइम, क्योंकि रिस्पांस टाइम अगर किसी भी इंसिडेंट को कंट्रोल करने में कम होगा तो उसको काबू करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। तो रिस्पांस टाइम पे हम जो है इस बार थोड़ा फोकस कर रहे हैं ताकि जो है हमारा रिस्पांस टाइम मिनिमम रहे और जो है जल्दी से जल्दी जो है आग पे काबू पाया जाए। देहरादून में रमजान का महीना शुरू होते ही वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स का बयान सामने आया। बता दें, उन्होंने बताया कि बोर्ड परीक्षाओं के चलते नमाज के दौरान आवाज कम रखने की अपील की गई है ताकि इबादत में किसी को परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई न करने का प्रस्ताव पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा गया। आज रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा, कल मुसलमानों का रोज़ा है और हमारा मानना है कि ये जो 5 पिलर्स हैं इस्लाम के उसमें से एक है रोज़ा। रमज़ान रोज़ा सब्र सिखाता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सिखाता है, अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाता है। तो मुसलमान क्योंकि इस महीने में इबादत करता है, अपनी जो इनकम है उसका 2.5% ज़कात के रूप में गरीबों को बांटता है। कोशिश की जाती है रमज़ान में कि आप खाली जिस्म का रोज़ा ना हो, भूख और प्यास का रोज़ा ना हो, आपका रोज़ा आपकी निगाहों का रोज़ा हो, आपकी ज़बान का रोज़ा हो, ना आप गलत देखें, ना आप गलत बोलें, ना आप गलत सुने, ना गलत विचार आपके मन में आए। तो
तो ये इबादत का महीना है, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो वक्फ बोर्ड ने अपने तमाम जो वक्फ बोर्ड कार्रवाई कर रहा था इंक्रोचर्स के ऊपर, अवैध अतिक्रमणकारियों के ऊपर, उसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना मत को 1 माह के लिए, ईद तक के लिए होल्ड करने का निर्णय लिया है। और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी वार्ता हुई है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी आह्वान किया है कि 1 माह के लिए, क्योंकि इबादत का महीना है, कि तमाम कार्रवाई को होल्ड किया जाए। तमाम मुसलमान उसी तरह से तरावी की, क्योंकि एक नमाज होती है, उसी तरह से नमाज को पढ़ेंगे जैसे नमाज पढ़ी जाती थी घरों में, जहाँ जहाँ होती है उसी तरह से होगी। बस एक बात का हमने अपने यहाँ से लेटर जारी किया है, आह्वान किया है तमाम मस्जिदों से, मदारिस से, तमाम मुसलमानों से कि वो अपनी साउंड वॉल्यूम कम रखें, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चलते हैं। किसी को हमारी नमाज की वजह से, हमारे इबादत की आवाज़ की वजह से तकलीफ ना पहुँचे। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं फिर तेज हो गई हैं। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक के बाद कई विधायक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। विधायक खजान दास ने कहा कि चुनाव में 10 महीने बाकी हैं, काम चल रहा है और आगे भी होगा। मंत्रिमंडल विस्तार का फैसला मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व पर निर्भर है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है। मुख्यमंत्री जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है और हमारा प्रदेश का नेतृत्व आपस में बातचीत करते हुए, मुझे लगता है कि समय बहुत कम रह गया है। 10 महीने बाद, 11 महीने बाद चुनाव में जाना है, इसलिए विस्तार होगा भी तो ठीक है, नहीं भी होगा भी ठीक है। सरकार हमारी चल रही है, काम चल रहा है, काम वर्क अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा था। और जब हम उत्तर प्रदेश में थे, कोई इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि तब हमारे हिस्से में एक पर्वतीय विकास मंत्री हुआ करता था, जो पूरे उत्तराखंड का, हालांकि मंत्री तो बहुत सारे होते थे, किंतु पर्वतीय विकास मंत्री पूरा उत्तराखंड का भ्रमण करता था। हमारी जनसंख्या भी उस समय कम थी और जब हमारा उत्तराखंड का जन्म हुआ 2000 में, तो उस समय हमारी 84 लाख के लगभग जनसंख्या थी। उसके निमित्त काम तब भी हो रहे थे और आज गति पकड़ी और अलग राज्य बनाया। अलग युवाओं का जो सपना है, वो सपना भी अब धीरे धीरे साकार हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उत्तराखंड में आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी के निर्देशानुसार ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया है। अब तक 2186 बाहरी लोगों का सत्यापन किया गया और 191 पर चालान भी किया गया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि सत्यापन अभियान समय समय पर चलता है और अब इसे और गहनता से प्रभावी बनाया गया। पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय भी आवश्यक बताया गया। उत्तराखंड के हल्द्वानी फतेहपुर निवासी युवा काश्तकार यश चौधरी ने वैज्ञानिकों की मदद से देश की सबसे महंगी गुच्ची मशरूम का सफल उत्पादन किया। वहीं सालों की मेहनत के बाद मिली सफलता से अब हल्द्वानी समेत प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। ये बटन मशरूम का ग्रोइंग रूम है। क्योंकि मशरूम जो होता है ये कंट्रोल कंडीशन पर होता है, तो इसके अंदर उनको एक टेम्परेचर दिया जाता है। ऐसे कंट्रोल कंडीशन पर हम पूरे साल भर मशरूम की खेती कर सकते हैं। और जो लोकल किसान करते हैं, विशेषकर पर्वतीय मैदानी क्षेत्रों के, वो सितंबर से लेकर फरवरी मार्च तक करते हैं नेचुरल टेम्परेचर पर। क्योंकि बटन मशरूम का जो उत्पादन का टेम्परेचर होना चाहिए कमरे के भीतर, वो 14 से 18 डिग्री होना चाहिए। तो ये टेम्परेचर वर्ष भर हम एसी प्लांट में ही दे पाएंगे। और ये ग्रोइंग चैम्बर है। अच्छा, तो ग्रोइंग चैम्बर के बाद भी ये पूरा यहीं उगाया जाएगा या फिर इसे कहीं ट्रांसफ़र भी किया जाएगा खेतों में? नहीं, इसका ऐसा है ना, जब मशरूम की खेती समाप्त हो जाती है, मशरूम निकलने बंद हो जाती है, इसकी लगभग 3 महीने की फसल होती है। उसके बाद ये जो एग्जॉस्ट कंपोस्ट है, इसको आमतौर पर गड्ढों में दबा देते हैं। तो नेक्स्ट ईयर ये एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपोस्ट के रूप में फील्ड में आप डाल सकते हैं, लेकिन इसी कंपोस्ट में दोबारा मशरूम नहीं। युवाओं ने रोजगार की नई नई पहल उत्तराखंड में शुरू की हैं और इसी के चलते आज हल्द्वानी से लगे फतेहपुर क्षेत्र में एक युवा निकल के आए हैं, जिन्होंने एक विदेशी मशरूम, जिसको गुच्ची के नाम से हिंदुस्तान में जानते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा मशरूम जो कहलाता है, वो उगाने की यहाँ एक कोशिश की है।
किस तरीके से ये मशरूम यहाँ उगाया जाता है, क्या इसका प्रोडक्शन है, क्या प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, ये सारी बातें जानने के लिए जो यहाँ किसान हैं उन्हीं से बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम यश चौधरी है और हम यहाँ पर अपना मशरूम का प्लांट चलाते हैं। तो उसके साथ साथ हमने ये गुच्ची का भी ट्रायल लगाया है यहाँ पर। ओके जी, तो इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर GS मेयर सर हमारे, और हमारे ताऊ जी जो हैं नवीन कुमार वर्मा जी, और साथ में उनके पद्मश्री अनूप शाह जी भी हैं, जिन्होंने सबने मिलकर इसको कलेक्ट करा वाइल्ड से कल्चर्स वगैरह के लिए। और हमने जो कल्चर सोर्स करी गांधीनगर से, तो उससे सबसे हमने पहले इसका स्पॉन कल्चर रेडी करा, उसके बाद हमने इसका स्पॉन रेडी करा। तो स्पॉन के लिए जो गेहूं में बनता है, देवदार की लकड़ी और चीड़ की लकड़ी सब मिक्स करके इसका स्पॉन बनाया। हम जुलाई से ये कर रहे थे, जब हमारे को मशरूम मिलती गई उसके बाद हमने कल्चर बनाया, फिर इसका स्पॉन बनाया। स्पॉन बनाने के बाद जब हमारे को लगा कि यहाँ पर अब टेम्परेचर अच्छा आ गया है, मतलब 10 डिग्री के आसपास, तो फिर हमने इसमें 14 दिसंबर के आसपास स्पॉनिंग कर दी थी बेड में। ओके, बेड ठीक है। यस, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि कैसे ये ख्याल आया, क्योंकि अभी तक ये मशरूम जो है वो शायद जहाँ तक जानकारी है कि विदेशों में ही पाया जाता था, US में या फिर चाइना की तरफ ये मशरूम उगाया जाता था। इंडिया में इसको लाने के लिए, इंडिया में इसको उगाने का कैसे आइडिया आपके दिमाग में आया? एक्चुअली क्या था कि जो हमारे डॉक्टर सर थे, मेयर सर थे, तो उन्होंने इसमें काम करा था 1995 में। तो उन्होंने जब काम करा था तो उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया था वहाँ पर किसी कारण से, तो फिर उन्होंने वो वहाँ से छोड़ दिया, मॉरल का काम छोड़ा। उसके बाद वो क्या कहते हैं फिर अपना चाय वगैरह के उसमें काम में लग गए। तो लास्ट ईयर ही 2025 में फरवरी में उनसे हमारी मुलाकात हुई अनूप शाह सर के थ्रू। तो वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा सेटअप देखा। यहाँ पर सेटअप देख के उन्होंने जब लैब वगैरह देखी यहाँ पर पूरी, तो उन्होंने फिर इसको कहा कि अब हम यहाँ पर मॉरल स्टार्ट करते हैं। तो मॉरल के लिए फिर उन्होंने वही सब हमने वाइल्ड से कल्चर वगैरह कलेक्ट करी सारे में से, तो फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट करा। बिल्कुल। तो हमारे साथ अभी जिला मशरूम अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे इसके टेक्निकल पहलुओं के बारे में। जी सर, स्वागत है जनता टीवी पे। धन्यवाद सर आपका। सर आपका नाम? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, मशरूम जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि मशरूम उग भी रहा है, बहुत अच्छा खूबसूरत भी लग रहा है, क्या ब्रीड है, किस तरीके से, क्योंकि अभी तक माना जा रहा था कि इंडिया में ये मशरूम नहीं उगाया जाता है? जी, ये तो बात सही है। जो ये मोशरेला स्पीशीज़ है, ये जनरली वाइल्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। तो ये हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं ऊपर वाले हाई हिल्स में भी 2000 मीटर के ऊपर वाले जो मतलब फुट हिल्स हैं और स्लोप्स हैं, वहाँ पर जनरली नेचुरल वाइल्ड में पाया जाता है। इसकी मेन रिक्वायरमेंट ये है कि इसको वर्जिन सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल जिसमें बहुत टाइम से खेती नहीं की है, ना कुछ उसमें उर्वरक, ना कोई केमिकल इस्तेमाल किया है। तो मतलब ये नेचुरली वाइल्ड में होता है। तो और ये जो मशरूम है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 30,000 to 40,000 पर किलो ये इसका मतलब कॉस्टिंग है। तो ये इट्स वेरी एक्सपेंसिव मशरूम जो हुआ है। और नेचुरली ये इनिशियली क्या था, वो पहाड़ का था, बट ये यहाँ आ रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें बेसिकली है कि इसमें स्क्लेरोशियल बॉडीज़ बनती हैं। वो इनिशियल स्क्लेरोशियल बॉडी रेस्टिंग स्टेज होता है, जैसे उसको फेवरेबल क्लाइमेट हिट करता है तो वो फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। जैसे अभी की जो रेन थी, जो अराउंड 10-15 डेज़ के अराउंड पहले हुई थी, तो वो रेन ने इसको हिट किया और इसकी जो स्क्लेरोशियल बॉडीज़ थी, जो एक्स्ट्रा ENP बैग्स हैं, तो उससे वो मतलब न्यूट्रिशन मिलके वो जो बॉडीज़ थी वो कन्वर्ट होगी फ्रूटिंग बॉडीज़ में। तो इसको क्या मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसको यहाँ लार्ज स्केल पे भी इसको एज अ कमर्शियल वे पे भी इसको उगाया जा सकता है? डेफिनेटली, मतलब ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी अराउंड 1 ईयर भी नहीं हुआ है। तो नवीन पटवाल जी हैं, उनके द्वारा भी ये किया है, वो अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ उनका। तो इट्स मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी विद टाइम इवॉल्व हो रही है, विद टाइम और भी इसके अंदर मतलब विद टाइम जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, ठीक है, फार्मर्स के वाया या साइंटिस्ट के वाया, तो फिर हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं, उसको कल्टिवेबल बना सकते हैं, जैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में हो भी रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से युवा एक नई पहल, क्योंकि किसानी जो है अब देश स्मार्टनेस की तरफ जा रहा है, तो एक स्मार्ट एग्रीकल्चर के हिसाब से भी ये एक बड़ी पहल है कि जो मशरूम लगभग जिसकी बाज़ार की कीमत 60 से 70 हज़ार रुपये पर केजी गिनी जाती है, वो मशरूम अब हिंदुस्तान में उगाया जा रहा है और यहाँ के युवा इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये खेती के लिए और युवाओं के लिए एक सुखद बात है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला ने खास बातचीत में तैयारियों का भरोसा दिलाया।
इस विषय पर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने उनसे विशेष चर्चा की। देखिए रिपोर्ट। कालीन यात्रा के बाद अब चारधाम की यात्रा की शुरुआत होने वाली है। वहीं चारधाम की यात्रा से पहले हमारे साथ हैं बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला। आइए बात करते हैं कि इस यात्रा के बाद क्या हो सकता है। सर, शीतकालीन यात्रा के बाद अब ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, वहीं बद्रीनाथ धाम में किस प्रकार से तैयारियां की जा रही है? क्या आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, कितना इसको आप सही किस तरह से देखते हैं? जब यात्राएं सनातन काल से चली आ रही, लेकिन लगातार हर साल समीक्षाएं होती हैं, सरकार उसको लेकर व्यवस्थाएं बनाती है। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूं कि पिछले 9-10 सालों जब से भाजपा की सरकार आई है, ये जो यात्राओं को लेकर के जो व्यवस्थाओं को लेकर मीटिंगें की जाती है, आप उनको पूछो कि वहाँ के विधायकों को बुलाते नहीं बुलाते, उन मीटिंगों वहाँ के जनप्रतिनिधि को बुलाते नहीं बुलाते। ये बताए सचिवालय में बैठा हुआ व्यक्ति को क्या क्या दिक्कतें हैं, कि क्या पता है उसको कि भाई बद्रीनाथ में क्या दिक्कत है, केदारनाथ में क्या दिक्कत है, यमुनोत्री में क्या दिक्कत है, जमुनोत्री में क्या दिक्कत है। ये तो वहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि बताएगा ना। तो इन मीटिंगों के जो मीटिंगें की जाती है सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, इसमें जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाया जाता है। पिछले साल मैंने चिट्ठी लिखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मिलने का समय दिया जाए, जो हमारे यहाँ यात्राओं को लेकर समस्याएं थे उसको हमारी बातें सुनाई जाए, हमारे सुझावों को लिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वहां से जवाब नहीं आया, मिलने का समय नहीं मिला, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत सारी खामियां हैं, उससे वो बचना चाहते हैं। मैं इस मामले को विधानसभा में उठाने का प्रयास करूंगा। चारधाम यात्रा में इस बार रजिस्ट्रेशन शुल्क भी लगाया जा रहा है, इसको किस रूप में देखते हैं? जबकि कहा जा रहा है कि यह यात्रियों को सीमित करने, दूसरी बात शुल्क लगाने के पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है, किस रूप में इसको आप देखते हैं? एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमने करोड़ों रुपया इस पे खर्च किया है कि देवभूमि आई, देवभूमि में पर्यटन तीर्थाटन बढ़ाना है। दूसरी तरफ सरकार शुल्क लगा के लोगों को रोकना चाह रही है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को पूछ के सरकार कुछ भी नहीं कर रही। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, जब बद्रीनाथ केदारनाथ इन जगहों की रहने की व्यवस्था लाखों लोगों की है, तो क्या आप सीमित करना चाहते हैं? आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, लोगों के होम स्टे डेवलप हुए, होटल ज्यादा बने हैं, रहने की व्यवस्थाएं ज्यादा हुई, सुविधाएं ज्यादा हुई, तो क्यों लोगों को रोकने का काम किया जाए? क्यों शुल्क, यात्रा शुल्क आज तक हमने जजिया कर सुना था, लेकिन हमने कभी यात्रा शुल्क नहीं सुना था। ये तो पहली सरकार है जो मुझे लगता है कि मुगलों से भी खतरनाक बन गई। ये तो मैं कह रहा हूँ कि सनातन संस्कृति के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के करों की बातें की जा रही है। ये इसको लेके हम बहुत घोर विरोध करेंगे, इस चीज को बात करेंगे। विधायक जी, अंतिम प्रश्न मेरा आपसे रहेगा कि बद्रीनाथ सीट से आप चुनाव जीते हैं, चुनाव भी नजदीक आ रहा है। बद्रीनाथ सीट एक हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां से भाजपा दम भरती है कि हम ही जीतेंगे। से बद्रीनाथ हुआ, केदारनाथ हुआ, हरिद्वार है, इसी विषय आप किस प्रकार से वहां पर फिर से, चूंकि बद्रीनाथ पर भाजपा का काफी फोकस रहेगा, तो किस प्रकार से आपकी रोडमैप वहां पर रहेगी ताकि अगली बार भी आप अपने आप को सत्ता में देखें? भाजपा क्या है? एक चीज बताए, क्या है भाजपा? हिंदू है क्या भाजपा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, किस तरह की आप बातें कहते हैं? जो नैरेटिव वो सेट करना चाहते हैं, वो नैरेटिव को क्यों मीडिया सेट करती है? उन्हें ठेका ले रखा किसी का? मुझसे ज्यादा सनातन है कोई? आप ये बताए ना। एक चीज मैं सुन लीजिए, मैंने भाजपा का हिंदुत्व वैसे ही है जैसे एक बिच्छू होता है ना, बिच्छू वो बच्चों को जब पैदा करता है तो बिच्छू के बच्चे सरवाइव करने के लिए सबसे पहले अपनी माँ को खा लेते हैं। तो भाजपा वालों का हिंदुत्व वैसा ही है, ये राजनीति के लिए सनातन संस्कृति को खत्म कर रहे। ये बद्रीनाथ की बात करते, चार मठों में हमारा ज्योतिर्मठ एक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का बसाया हुआ, और वहां के शंकराचार्य जी का जो अपमान किया गया, क्या कोई सनातन संस्कृति का मानने वाला कर सकता है? सब बात अपमान कर सकता, बता दीजिए। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, सोचनीय प्रश्न है कि इन्होंने जो सनातन संस्कृति के साथ जिस तरह की घटनाएं ये कर रही है, वो अपने आप में पीड़ादायक है, दुखदायी है, और इस तरह की इनको जो बातें आप कह रहे हैं, इन पे शोभा नहीं देती। जिस तरह से ये एक मामले को उछालने का प्रयास कर रहे हैं, इनका सोशल मीडिया पे कभी ये आता है कि इस देश में ये दुनिया आज साइंटिफिक रीजन से आगे जा रही। 1947 में देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू जी ने इस देश में साइंटिफिक रीजन के लिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूट खोले,
IIT, एम्स, इसरो, DRDO, ताकि हमारे लोगों की तार्किक शक्ति बढ़े और दुनिया में राज कर पाए। ये अंधविश्वास में डाले देश को, अंधविश्वास के गर्त में ले जाने का काम करे। एक संस्थान बता दीजिए जहां इस तरह के काम हो रहे हो। ये ढकोसला है। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, इनके नाम पे ये मत जोड़िए। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, सरकारें बनती हैं, जाती हैं, व्यक्ति जीतता हारता है, सब हमेशा कोई नहीं रहता, लेकिन संस्कृति हमेशा है। वो बढ़नी चाहिए, उसकी समृद्धि के लिए काम किया जाना चाहिए, उसके पतन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि भाजपा इस पूरे उत्तराखंड में, पूरे पहाड़ में, इस देवभूमि से भाजपा का सुपड़ा साहब संस्कृति को खत्म करने के लिए, जिस तरह से उत्तर भारत का इकलौता ज्योतिर्लिंग बाबा केदार को बुरारी बसाने के लिए इन्होंने काम किया, ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई इनका माफी योग्य नहीं है, नहीं किया जा सकता है। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, ये जो कर रहे हैं वो इस प्रदेश के लिए, इस राष्ट्र के लिए दीमक की तरह काम करे। जो 1947 से पहले इस देश के लिए अंग्रेजों ने किया, वो काम ये कर रहे हैं। आज मैं आपको ये जरूर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, ये राष्ट्र गर्व के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस ने बनाया। 565 रियासतों को मिला के राष्ट्र बनाया, और इस राष्ट्र के एक एक ईंट जोड़े में कुछ कांग्रेस के लोगों ने अपना खून पसीना बनाया है। उनको इस राष्ट्र की चिंता, इस राष्ट्र की पीड़ा, इस राष्ट्र के विकास की बात होनी। मैं ये प्रदेश सीमांत प्रदेश है, मेरा विधानसभा सीमांत विधानसभा है। इस तरह की बातें करके राष्ट्र को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, सनातन संस्कृति पे अगर इन्हें करना है, इनका कोई भी नेता मुझसे डिबेट करके दिखाए, मैं बता दूंगा कि इसमें कितने सनातन संस्कृतियां थी, जिनको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः मुझे बोलना नहीं आ रहा, वो इस तरह की बातें करेंगे तो ये जग हसाई है इनकी। तो हमारे साथ थे बद्रीनाथ से विधायक लखपत सिंह बुटोला। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार चार धाम की यात्रा में जो रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है, इसको लेकर के सबसे पहले बातचीत करनी चाहिए, और मीटिंग जो होती है चार धाम यात्रा को लेकर के, तो लोकल विधायक को भी वहां पर इन्वाइट करना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने आगामी चुनाव को लेकर भी कहा कि बद्रीनाथ सीट पे कांग्रेस विजय होगी और इस बार 27 में कांग्रेस जो है सत्ता में काबिज होगी। अब देखना यह है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता किसे सिर पर ताज पहनाती है। कैमरा पर्सन अमित भट्ट के साथ मैं यश आनंद, जनता टीवी, देहरादून।